वेलकम स्टूडेंट, आपके लिए एक और वीडियो लेकर आए हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर 2021 के लिए। और ये ग्रुप सेट टू का ग्रुप सी का ये क्वेश्चन है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, 7 क्वेश्चन है और ये टोटल 14 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन 1 बाय 1 करके हम लोग देखते हैं, समझते हैं और इसका सॉल्यूशन देखते हैं तो क्या होता है। चलिए, तो सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 28 है। 28 क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 28 है, जिसमें पूछ रहा है ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट ऑफ 35 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड बी एट अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। ये क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। देखिए, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन को यहाँ पे पूछ रहा है कि लॉन्ग स्ट्रेट वायर, एक स्ट्रेट वायर है, इसके लिए कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो इसके लिए हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड, हम लोग 22 वाट के एप्लीकेशन से हम लोग पढ़ चुके हैं कि V इक्वल टू होता है μ0/4 इंटू I डिवाइडेड बाय R। यहाँ पे होता है साइन φ1 प्लस साइन φ2। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है लॉन्ग स्ट्रेट वायर। लॉन्ग स्ट्रेट वायर का मतलब ये इन्फानाइट की बात कर रहा है। जैसे ये इन्फानाइट होगा तो यहाँ पे ये थीटा हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री या 90 डिग्री दोनों साइड से, इधर भी 90 डिग्री और इधर भी हमारा 90 डिग्री के अप्रॉक्स में हो जाएगा। ये बहुत ही लंबा, अगर स्ट्रेट वायर हम लोग इन्फानाइट लेते हैं तो ये वैल्यू हमारा 1 और 1 हो जाएगा 2, यानी कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ से हमारा निकलेगा वो μ0/4 इंटू 2I/R। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया है स्ट्रेट वायर के लिए। इसी से हमको निकालना है, हमको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और ये बेहद आसान क्वेश्चन। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि गिवन क्या है। तो गिवन देखा जाए तो गिवन दिया, करंट दिया हुआ है। तो करंट दिया हुआ है हमारा कितना, 35 एम्पियर दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आर डिस्टेंस दिया हुआ है, आर ये वाला आर दिया हुआ है हमारा, कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, यानी कि 0.2 या फिर ऐसे बोल सकते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर 20 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, या फिर 0.2 मीटर भी ले सकते हैं इसको। क्लियर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, देयरफॉर हमारा जो बी हो जाएगा, ये वैल्यू अगर पुट करते हैं तो इसका वैल्यू हम लोग को डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। इसका वैल्यू होता है -7। ठीक है, चलिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पे 2 दिया हुआ है, 2 देंगे। उसके बाद आई दिया हुआ है, आई का वैल्यू कितना दिया हुआ 35, यानी कि यहाँ पे हम 35 देंगे, डिवाइडेड बाय आर। आर का वैल्यू कितना हुआ है 0.2। यहाँ से देखा जाए तो ये 0.2 है। अगर ये 2 कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पे हमारा ये पॉइंट जो हटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, ये 35 है। ठीक है, तो 35 यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो ये 35 आ जाएगा इंटू 10 टू द पावर माइनस, यहाँ पे एक आ जाएगा -6। लेकिन ये इस फॉर्म में नहीं रखना है हमको, फ्रैक्शन का, और इसको हम लोग मिनिमाइज करते हैं तो ये 3.5 इंटू 10 टू द पावर कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा। ये -6 आएगा। हाँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक 10 आएगा तो ये +5 आ जाएगा, एक कम हो जाएगा, है ना। चलिए, तो यहाँ पे एक कम हो जाएगा तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका ये सही उत्तर टेस्ला, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 का ये एक सही आंसर है। ठीक है, चलिए देख लीजिए इसको और नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, वो क्वेश्चन नंबर 29 है। इसमें पूछ रहा है हमको फैराडे लॉज ऑफ EMI यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में लिखना, सिर्फ उसके बारे में लिखना कि क्या होता क्या है। हाँ, तो आपको ये 2 लॉ है, इसका दोनों लॉ लिख दिए हैं, तो इसका नोट्स ऐसे उतार लीजिएगा। देखिए, फर्स्ट लॉ क्या बता रहा है, व्हेनेवर द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ सर्किट चेंजेस इन EMF इज इंड्यूस्ड। जैसे भी आपको बताए थे कि मान लीजिए एक ये हमारा कॉइल है और ये हमारा मैग्नेट है। अगर इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा तो अगर ये इसका मैग्नेटिक फील्ड अगर इसे लिंक्ड है तो इसमें हमारा मैग्नेटिक फील्ड EMF इंड्यूस होगा। ये पहला नो बताता है मेरा। वही चीज़ यहाँ बता रहा है कि व्हेनेवर द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट डायग्राम एन EMF इज इंड्यूस। और ये तब तक रहता है, ये तब तक इसमें EMF बनना रहेगा जब तक ये मोशन में रहेगा, जब तक ये मोशन में कंटिन्यू, या तो अंदर आ रहा है फिर भी आएगा, और अपोजिट अगर इसको बाहर निकालेंगे तब भी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। लेकिन एक शर्त है, अगर इधर से हम अगर मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं तो इसका डायरेक्शन कुछ अलग होता है, और अगर बाहर निकालते हैं तो इसकी डायरेक्शन अलग होता है। ये सब पोलैरिटी के बारे में। खैर, यहाँ पे पोलैरिटी के बारे में तो ये फैराडे ने बताया नहीं था, वो लेंज ने बताया था, तो हमको सिर्फ लॉज के बारे में पढ़ना है। तो ये हमको पढ़ना है कि ये इसमें EMF तब तक बना रहेगा जब तक ये मूव करता रहेगा। ठीक है, ये जो पहला लॉ गया, इसी का हमारा दूसरा जो लॉ है वो दूसरा लॉ हमारा बताता है, यानी कि इसी का हमारा मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन बोल सकते हैं कि वो चीज़ हमारा बताता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो आइए हमारा दूसरा लॉ भी देखते हैं। दूसरा लॉ में क्या बता रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ EMF, जो EMF इसमें डेवलप होगा in a circuit is directly proportional to the rate change of the magnetic flux linked with the coil। यानी कि इस coil में जो मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा लिंक्ड है
उसमें कितना डेवलप हो, उसी का रेट चेंज के बराबर हमारी EMF डेवलप होगा, यानी कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल dφ/dt। इसी को हम लैंग्वेज में लिख देना, बस ये जो हमारा फार्मूला है इसी को हम लोग लैंग्वेज में लिख देना है और ये चीज़ को लिख दिए हैं। ठीक है, आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग और क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो 30 पूछ रहा है कि स्टेट हाउ डी ब्रॉय वेवलेंथ लैम्डा ऑफ ए मूविंग पार्टिकल वेरीज विद देयर लीनियर मोमेंटम, यानी कि लैम्डा और मोमेंटम में रिलेशन पूछ रहा है। यहाँ पे पूछ रहा है कि ये हमारा जो वेवलेंथ है, यानी कि कोई भी मूविंग पार्टिकल्स का जो वेवलेंथ है वो हमारा पी से यानी कि मोमेंटम से कैसे रिलेट है, उस चीज़ को आपको बताना है, स्टेट कर देना है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि डी ब्रॉय जो वेवलेंथ है वो होता है h/p, यानी कि हमारे इसे देखा जाए कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमारा जो वेवलेंथ है वो वैरी करता है मोमेंटम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के हिसाब से वैरी करता है। इसी चीज़ को हम लोग लिखेंगे और आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, ज़्यादा नहीं है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ये बहुत ईजी और एक शॉर्ट में है। चलिए ठीक है, आगे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ, तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के अनुसार कि जितने भी हमारे इसके अनुसार ये प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के अनुसार हमारा लाइट एक कंटिन्यूअस वेव नहीं है बल्कि एक एनर्जी ऑफ पैकेट होता है, एक टाइनी पैकेट ऑफ एनर्जी, मतलब मिनिमम एनर्जी ऑफ पैकेट होता है और एक एनर्जी ऑफ पैकेट को हम लोग फोटोन बोलते हैं। ठीक है, और एक फोटोन इक्वल टू होता है h न्यू, जहाँ पे h क्या है प्लांक्स कांस्टेंट है और न्यू क्या उस लाइट का जो लाइट आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, चलिए तो ये चीज़ हम यहाँ पे लिख दी है। उसके बाद हम लोग एक और इक्वेशन, हम लोग आइंस्टाइन का मास एनर्जी रिलेशन हम लोग को पता ही है कि ये बहुत ही फेमस है, वर्ल्ड फेमस रिलेशन हमारा E=mc²। ठीक है, ये क्वांटम्स को बदलने वाली हमारी इक्वेशन है। खैर जो भी है, यहाँ पे हमको 2 इक्वेशन आपको क्या पता चलता है कि E=h और E=mc², यानी कि इस दोनों इक्वेशन से देखा जाए तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो हमारा राइट साइड भी बराबर होगा और इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे इक्वेट कर दिए। ठीक है, चलिए हम लोग ये भी जानते हैं कि C=λ/ν होता है, यानी कि C का जो फॉर्मेशन है वो लैम्डा फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग जो न्यू का वैल्यू इनपुट कर सकते हैं C/λ, तो ये C/λ क्योंकि हमको लैम्डा का रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम C/λ कर दिए, C/λ=mc²। चलिए इसका आगे का सोल्यूशन हो ये साइड में देखते हैं। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, एक C हमारा कैंसल आउट हो जाएगा तो हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ पे h और लैम्डा बच जाएगा, उधर बच जाएगा mc। तो ये खेत हमारा वेलोसिटी ऑफ फोटोन लाइट था, बट यहाँ पे पूछ रहा है मूविंग पार्टिकल के लिए, यहाँ पे हमारा पूछ रहा है मूविंग पार्टिकल के लिए। तो मूविंग पार्टिकल के लिए हम उसकी वेलोसिटी क्या ले लिए, v ले लिए। तो हम जो लाइट था उसके जगह हम पार्टिकल ले लिए, क्योंकि हमारे हमको पता है कि जो भी कोई भी पार्टिकल है, लाइटर पार्टिकल अगर फास्ट मूविंग पार्टिकल है या फिर ऐसा पार्टिकल जो लाइट की स्पीड के लगभग बराबर मूव करता हो तो वो डुअल नेचर शो करता है, वो पार्टिकल के साथ साथ हमारा वेव नेचर भी शो करता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, और ये हमारा डी ब्रॉय ने ही हाइपोथेसिस दिया था कि मैटर वेव होता है, यानी कि मैटर एक ऐसा मैटर जो उसका वेव फॉर्म भी होता है, इसलिए उसको हम लोग मैटर वेव बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी लगभग वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होती है, तो हम इस वेलोसिटी के जगह पे हम लोग उस पार्टिकल की वेलोसिटी को हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से देखते हैं कि h/λ है और इधर m है और c के जगह पे हम लोग v ले लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पता रहा है m v क्या है, मोमेंटम होता है, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है और ये हम लोग मोमेंटम लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ से हमारा h क्या हो जाएगा, h ये लैम्डा उधर चलेगा, p इधर चला जाएगा, तो λ=h/p। ठीक है, h हमारा कॉन्स्टेंट है तो इसको हम लोग प्रोपोर्शनलिटी में हम लोग क्या मर्ज कर दे रहे हैं, तो लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू p, या ऐसे भी बोल सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/p। तो हमारा लैम्डा कैसे वैरी कर रहा है, इन्वर्सली वैरी कर रहा है, किसके साथ हमारा वैरी कर रहा है, मोमेंटम के साथ, यानी कि हमारे जो वेवलेंथ है वो इन्वर्सली मोमेंटम के साथ डिपेंड करता है, वैरीज करता है। तो यही चीज़ को हम यहाँ पे लिख दिए, हैंस डी ब्रॉय वेवलेंथ लैम्डा वैरीज विद इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लीनियर मोमेंटम p है। यहाँ पे आप लीनियर मोमेंटम भी लैंग्वेज भी आप लिख सकते हैं, या फिर आप p है तो यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए ये आपका सॉल्यूशन है 2 मार्क्स के लिए, मोर देन एनफ। ठीक है, चलिए आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। ठीक है सर, तो स्टूडेंट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, यानी कि 31 क्वेश्चन नंबर है ये मेरा 31। तो 31 क्वेश्चन है व्हाट इज द रेडियो एक्टिविटी, पूछ रहा है कि रेडियो एक्टिविटी होता है क्या एंड डिराइव रिलेशन, ये हमारा क्वेश्चन। तो ये हमारा पूछ रहा है कि n=n0 लैम्डा t वेयर द टर्म्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग, यानी जो टर्म्स यहाँ पे दिया हुआ है यूजुअल मीनिंग में, यानी कि n क्या नंबर ऑफ आइटम्स प्रेजेंट इन द सैंपल, और ये n0 है ये टोटल नंबर ऑफ आइटम प्रेजेंट इनिशियली, शुरू में कितना प्रेजेंट था आइटम, वो चीज़ बता रही है। ये एप्सिलॉन है, ये लैम्डा है हमारे, इसको बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये हमारा टाइम है, टाइम के साथ ये कितना घटते चला जा रहा है वो चीज़ है, ये चीज़ हमको निकालना है। तो रेडिएटिविटी क्या है, रेडिएटिविटी क्या है कि रेडिएटिविटी एक प्रोसेस है, एक वर्च्यू है, या एक फेनोमेना है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं कि वो कोई भी हैवी एलिमेंट जो खास करके अगर हमारा उसका एटॉमिक नंबर Z से 150 से अबव हो तो वो आइटम्स अपने आप उसका न्यूक्लियाई टूट के
अलग हो जाता है, ठीक है। उसी प्रोसेस को, उसी फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं हम लोग रेडियो एक्टिविटी, मतलब खुद ब खुद टूटा। उसमें से क्या था, खुद ब खुद टूटता है, स्पॉन्टेनियसली टूटता है, उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है, उसको कोई टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, कोई प्रेशर से डिपेंड नहीं करता है, उसको प्रेशर टेम्परेचर से मतलब एक्सटर्नल एजेंट से डिपेंड करता ही नहीं करते, वो अपना वक्त हो गया, उम्र हो गया, वो टूट के अलग हो जाएगा, ठीक है। यही इसी फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। और इसके बाद ये डेरिवेशन हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी के बारे में जानते हैं क्या है कि द प्रॉपर्टी वर्च्यू ऑफ विच, एक ऐसा प्रॉपर्टी जिसके चलते विच अ हैवी एलिमेंट, एक भारी भरकम एलिमेंट्स क्या होता है, डिसइंटीग्रेट, ये टूटता है इटसेल्फ खुद, विदाउट बीइंग फोर्स, कोई बाय एनी एक्सटर्नल फोर्स, कोई एक्सटर्नल एजेंट के फोर्स लगाए बगैर ये खुद ब खुद टूटता है, उसी को बोलते हैं हम लोग रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। ये रेडियो एक्टिविटी हो गया। अब चलिए हम लोग इसका डेरिवेशन देखते हैं कि कैसे है। तो सबसे पहले कि इसमें तो 2 मार्क्स का है, इसमें तो पूरा तो लिख नहीं सकते हैं, तो हम लोग डायरेक्टली उसका लॉ क्या आता है, हमारा जो डिसइंटीग्रेशन लॉ है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ द रेडियो एक्टिविटी डिसइंटीग्रेशन, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, इसके अनुसार क्या है कि रेट चेंज ऑफ any element present in a sample is directly proportional to the number of elements present in that time, मैंने उस समय कितना एटम प्रेजेंट है उसी के रेट चेंज के बराबर हमारा इक्वल, हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि हम किसी का एज कैसे पता करेंगे, एज कैसे पता करेंगे कि ये इसका एज कितने हिसाब से बढ़ रहा है, तो पहले जो सैंपल लिए हैं उसको हम लोग रेट चेंज करवाएंगे, ठीक है। तो उसी हिसाब से हमारा घटेगा, टाइम के साथ ही घटेगा कि अभी मतलब 10 साल में इतना उम्र कम हुआ है, या फिर 10 साल में इतना एलिमेंट निकल गया है, तो अगला 10 साल में कितना निकला, अगला 10 साल में कितना निकलेगा, तो वो डिसाइड करेगा अभी हमारे पास कितना मौजूद है। यानी कि अगर n हमारे पास मौजूद है तो इसी के रेट चेंज के ही डिपेंड करेगा, इस रेट चेंज पे डिपेंड करेगा। और यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि ये घट रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है, ठीक है। चेंज तो हो रहा है बट नेगेटिव साइन में घट रहा है। अगर इस प्रोपोर्शनलिटी को तोड़ते हैं तो हम लोग कांस्टेंट आता है, और इस कांस्टेंट को बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। या फिर इसको डीके कांस्टेंट भी बोला जाता है, डीके कांस्टेंट। खैर यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो ये dn/dt इक्वल टू माइनस वाला ये उधर लेंगे, और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, डीके कांस्टेंट या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं, और ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स है किसी भी टाइम में प्रेजेंट होने के बाद। अब आइए इसके आगे यहाँ पे देखते हैं कि हम ये बता रहे हैं कि वेयर लैम्डा इज डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं, या फिर बोल सकते हैं इसको डीके कांस्टेंट बोल सकते हैं। तो यहाँ से इक्वेशन से क्या है कि dn/n, इसको n को इधर लेते आए हैं और हम t को उधर ले गए हैं, तो dn/n इक्वल टू माइनस लैम्डा dt। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे ताकि हमारा n का वैल्यू हमारा निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा मेरा यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो n से पूछ रहा है, क्लियर। अब यहाँ पे n, तो इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं, एक खास करके हम लोग कुछ लिमिट लेना पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन में हमको लिमिट लेना पड़ता है। तो लिमिट हम ले लेंगे इनिशियल टू फाइनल, तो इनिशियल कितना n0, शुरू में जो मौजूद है वो क्या है, जो मैक्सिमम मौजूद, और मैक्सिमम को हम लोग क्या ट्रीट कर रहे हैं यहाँ पे n0। तो यहाँ पे शुरू में n0 था, और कुछ टाइम के बाद, कुछ समय के बाद ये हमारा कितना एलिमेंट बचा, n एलिमेंट बचा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग n0 से n तक लिए, इसमें हम लोग क्या लेंगे, जो भी टाइम लेंगे, अगर शुरू का टाइम उसको ऑफकोर्स 0 लेंगे, तो ये हम लोग 0 लिए। उसके बाद जो कोई भी खास टाइम आएगा, कोई एक टाइम आएगा, उसको हम लोग t हम लोग मेंशन कर दिए, ठीक है। अब चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log n हो जाता है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन log n, ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या डिफरेंशियल इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे हमारा टाइम बच जाएगा, यानी कि t-0 हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो t-0, यहाँ पे 0 का कोई मतलब नहीं रहा, तो ये हमारा ये खत्म हो गया, हमारा t ही बचा, क्लियर। अब इस चीज़ को एक बार अपर लिमिट बैठाएंगे, इस n के जगह अपर लिमिट बैठाएंगे, एक बार लोअर लिमिट बैठाएंगे, तो log n माइनस log n0 इक्वल टू माइनस t। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि पहले आपको एक जो लॉगरिथम का जो फार्मूला है ये बता रहा है कि log a माइनस log अगर b है तो ये आ जाएगा log a/b हो जाता है, ठीक है। अगर यही यहाँ पे प्लस रहता तो यहाँ पे a इंटू बी हो जाता, a इंटू बी हो जाता, बट यहाँ पे प्लस नहीं है बल्कि माइनस है, इसलिए ये हमारा डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा डिवाइड में चला गया, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हमारा डिवाइड में चला गया, आज इक्वल टू इतना गया। अब ध्यान दीजिए कि ये जो लॉग है उधर जाके हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये लॉग उधर जाके एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर n/n0 बच गया। अब इस n0 को फिर बाद में उधर ऊपर ले गए, तो n इक्वल टू n0 एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा टी, ये लैम्डा टी ऊपर बच गया। यही रिलेशन हमको ड्राइव करके दिखाना था, ठीक है। चलिए, ये हमारा ड्राइव हो गया, आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, और ये 2 मार्क्स का है, ये भी काफ़ी है, इतना है 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। चलिए, अब इस चीज़ को देख लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। तो स्टूडेंट, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, ये पूछ रहा है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये 2 एन टाइप और टी टाइप में डिफरेंस निकालना है, यानी कि डिस्टिंग्विश करना है कि दोनों में क्या अंतर है। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों के बीच में हम डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, 2 यहाँ पे 3 पॉइंट दिए हैं, ये एनएफ है 2 मार्क्स के लिए। इसमें क्या है कि जैसे एन टाइप में कैसे क्या बनता है, पहले बताएं कि जब ट्राइवैलेंट बनाएंगे, जब ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज़ को मिलाएंगे तो यहाँ प्योर सेमीकंडक्टर में, तो ये एन टाइप नहीं, एन टाइप ये उल्टा हो गया, ये ट्राइवैलेंट के लिए नेगेटिव के लिए हमको एक्सेस इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि पेंटावैलेंट चाहिए, तो यहाँ पे हमारा कोई जाएगा पेंटावैलेंट, इसमें हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज़ को मिलाना पड़ेगा, पेंटावैलेंट
इम्प्यूरिटीज़ को मिला बना। और इसमें ट्राइवेलेंट मतलब होल क्रिएट करेगा, यानी कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेस है तो एक हमारा क्या हो जाएगा, होल हो जाएगा। तो इसमें हम लोग को ट्राइवेलेंट मिलाना पड़ेगा, ट्राइवेलेंट इलेक्ट्रॉन इम्प्यूरिटीज़ को मिलाना पड़ेगा। और इसमें पेंटा मतलब 5 इलेक्ट्रॉन, तो हम 5 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करें, एक हमारा एक्सेस हो जाएगा, क्योंकि हमारा प्योर सेमीकंडक्टर कितने होता है 4, तो एक्सेस होने के कारण ये नेगेटिव टाइप बन जाएगा। तो ये हमारा पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी जब जैसे ही सिलिकॉन या जर्मेनियम मिलाएंगे तो हमारा ये एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। और इसमें क्या है, जैसे ट्राइवेलेंट हम लोग मिलेंगे, ट्राइवेलेंट मतलब वैसा एलिमेंट्स जिसमें हमारा एटोमिक इलेक्ट्रॉन में 3 इलेक्ट्रॉन हो, एटोमिक स्टाइल में 3 इलेक्ट्रॉन हो, जिसमें से सिलिकॉन के साथ 4 के साथ बॉन्ड बनाएगा और एक हमारा होल क्रिएट करेगा, एक खाली रह जाएगा। इसीलिए वो होल जो है हमारा पॉजिटिव चार्ज को लेते हैं हम लोग, यानी कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में वो बन जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखते हैं कि जो इसमें अगर एन टाइप है तो ऑफकोर्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, मेजर चार्ज कैरियर हो गया, इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, और माइनर कौन रहेगा, होल्स रहेगा। तो ये उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे मेंशन कर दिए। इसी का उल्टा यहाँ पे है कि द होल्स आर द मेजर चार्ज, इसमें पी टाइप पॉजिटिव चार्ज, यानी कि होल्स ज़्यादा रहेगा, तो यहाँ पे जो होल्स है जो मेजर चार्ज कैरियर है, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो माइनर चार्ज, इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम रहेगा। ठीक है, इसका जो हमारा डोनर एनर्जी जो लेवल रहता है, यानी कि ये डोनेट करने वाला है, एन टाइप है, इसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन, इसलिए डोनर एनर्जी लेवल बोलते हैं। और इसको हम लोग एक्सेप्टर एनर्जी बोलते हैं, क्योंकि होल्स है ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए एक्सेप्टर एनर्जी लेवल बोलते हैं। खैर, अब यहाँ पे जानते हैं कि ये एनर्जी लेवल क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि सेमीकंडक्टर हमारे जो भी हम लोग जो मैटर है वो हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं बैंड गैप के अनुसार। इसको बोलते हैं हम लोग कंडक्शन बैंड, इसको बोलते हैं वैलेंस बैंड। और प्योर सेमीकंडक्टर के लिए एक बीच का जो पॉइंट है इसको बोलते हैं फर्मी एनर्जी लेवल बोलते हैं, फर्मी एनर्जी लेवल बोलते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो ये प्योर के केस में है। लेकिन जैसे ही अगर हम इस चीज़ को अगर एन टाइप या ट्राइवैलेंट या पेंटावैलेंट इसको मिला देंगे तो ये जो डोनर एनर्जी लेवल है, ये एनर्जी लेवल है, तो हमारा क्या हो जाएगा, कंडक्शन बैंड के करीब चला जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, और इसका जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे स्टोर हो जाएगी, खाली कर देंगे इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये खाली हो जाएगा, ये यहाँ पे खाली हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हमें डोनेट करेगा, ये तुरंत यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को हमारा बढ़ा देता है, यानी कि ये जो एनर्जी लेवल यहाँ पे था बीच में वो उधर शिफ्ट कर गया। ठीक है, अब इसीलिए इसको अब ये फर्मी एनर्जी लेवल ना कहला के ये कहलाएगा हमारा डोनर एनर्जी लेवल कहलाएगा। अब हम लोग आते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप में क्या होता है, जो ये बीच का जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो नीचे शिफ्ट कर जाता है, हमारा नीचे शिफ्ट कर जाता है यहाँ पे ऐसे। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है इस चीज़ का जो हमारा वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाता है। ठीक है, समटाइम्स ये यहाँ पे स्टोर हो जाता है ये इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आके स्टोर होता है। ठीक, तो ये हमारा क्या करता है, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, और ये हमारा वैलेंस बैंड के क्लोज हो जाता है, लेकिन उसमें क्या होता है हमारा कंडक्शन बैंड के क्लोज हो जाता है। ये 3 डिफरेंस लिखा दिए, 2 मार्क्स के लिए एनफ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 33 जो है वो ज़्यादा कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से पूछ रहा है, यानी कि लॉजिक गेट से पूछ रहा है कि व्हाट आर द लॉजिक गेट। ये लॉजिक गेट क्यों कहता है, असल ये लॉजिक गेट इसलिए है कि ये जो ऑपरेट होता है वो लॉजिकली ऑपरेट होता है। ये क्या ऑपरेट होता है, या तो ये पूरी तरीके से अलाउ करता है पास होने का, पूरी तरीके से नहीं करता है, इसीलिए इसका नाम लॉजिक गेट पड़ गया। ठीक है ना, तो इसका हम लोग डिफिनेशन अगर देखते हैं, डिजिटल सर्किट विच ऑपरेट्स इन सम लॉजिकल कंडीशन में। ठीक है, सच एज इट अलाउज अ सिग्नल टू पास थ्रू इट और स्टॉप इट, या तो पूरी तरह पास कर देगा या पूरी तरह से स्टॉप कर देगा। तो डिजिटल सर्किट हम लोग जानते हैं कि अगर वो पास कर देगा तो यानी कि 1, और नहीं पास किया तो 0, यानी कि 2 ही सिग्नल हम लोग समझते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग लॉजिक गेट। ये एक लॉजिक मैनर में काम करता है। ठीक है, तो ये तो 1 समझेगा, ये तो 0 समझेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे सिंपल दूसरा जो इसका जो दूसरा पार्ट है वो पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के बाद हमको दिखाना है और रियलाइजेशन फॉर द एंड गेट, मतलब ताकि हम एंड गेट सेटिस्फाइड हो, रियलाइज हो कि वाकई ये एंड गेट है और कैसे होता है। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, इसमें होता है कि 2 टाइप का डायोड होता है, जिसका हमारा जो पी साइड है, यानी कि ये साइड को पी साइड बोलते हैं, इसको एन साइड, ये पीएन जंक्शन डायोड है। ठीक है, तो इसमें इसको पी साइड बोलते हैं, इसको एन साइड बोलते हैं। तो जो पी साइड है दोनों का वो हम लोग एक साथ कंबाइन करके इसको आउटपुट के रूप में हम लोग ले लेते हैं, और जो वाई होता है ए इंटू बी होता है। अगर इसका हम लोग ट्रुथ टेबल अगर बनाते हैं, अगर हम लोग इसका जो अगर ट्रुथ टेबल अगर बना के देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चलता है, अगर ए और बी और अगर वाई लेते हैं तो वाई इक्वल टू ए इंटू बी होना चाहिए कायदे से। ठीक है, तो अगर ये हमारा वैल्यू 0 है तो हमारा ए इंटू 0 इंटू 0 होना चाहिए। ठीक है, दूसरा वैल्यू अगर 0 इंटू 1 है तो ये वैल्यू हमारा कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, और अगर तीसरा वैल्यू जो हमारा है ये 1 और 0 है तो ये भी हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। लेकिन नंबर 4 में जब 1 1 लेते हैं तो ये वैल्यू हमारा 1 हो रहा है, दिख रहा है ये चीज़। ठीक है, तो ये हमारा 1 और 1 हो गया। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा 1 और
1 होना, तो ये कब होगा 1 और 1 पे, यानी कि 1 × 1 = 1 होता है। तो ये हमारा ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करता है। तो क्या ये सर्किट हमारा वेरीफाई करता है? ऑफ कोर्स वेरीफाई करता है। चलिए अगर हम मान लेते हैं कि इन दोनों को हम ओपन कर देते हैं, दोनों ओपन कर देते हैं, यानी कि दोनों नेगेटिविटी से जुड़ गया। तो हमारे यहाँ पे देखिए ये हमारा पॉजिटिव साइड है, ये भी हमारा पॉजिटिव साइड है। कि पॉजिटिव जब साइड है तो ये हमारा दोनों फॉरवर्ड बाइस होता है, हमारा डायोड क्या हो गया फॉरवर्ड बाइस। जैसे ये फॉरवर्ड बाइस हो गया तो हमारा करंट को जो हमारा जो मोशन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, यानी कि इधर से भी और इधर से भी हमारा फ्लो होगा। तो ये क्योंकि ये दोनों फॉरवर्ड डायरेक्शन होंगे, तो जैसे ही करंट इधर से फ्लो होगा तो हमको यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, यानी कि 0 0 0 हो गया। अगर मान लीजिए एक हम इसको कनेक्ट करते हैं, इसमें 1 दे देते हैं, इसमें 0 रखते हैं, तो ये मेरा यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव हो गया। तो जैसे ये पॉजिटिव टू नेगेटिव हमारा जुटा, ये रिवर्स बायसिंग हो गया। रिवर्स बायसिंग क्या था? अगर पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल से हम लोग जोड़ देते हैं तो वो रिवर्स बायसिंग है। जैसे रिवर्स बायसिंग में हमारा कंडक्ट करता नहीं है तो ये कट ऑफ हो जाएगा, ये कट ऑफ हो जाएगा। बट ये फॉरवर्ड बायसिंग स्टिल है, अभी भी ये हमारा फॉरवर्ड बायसिंग है। तो हमारा जो मैक्सिमम पोटेंशियल है वो इसकी डायरेक्शन की और मूव करेगा, ठीक है, क्योंकि ये हाईली नेगेटिविटी है। तो इसी कारण इधर से हमारा फ्लो हो जाएगा, तो फिर भी हमको आउटपुट नहीं मिलेगा क्योंकि इसका पोटेंशियल हमारा इधर की ओर मूव कर रहा है, तो फिर भी हमको नहीं मिलेगा। सेम कंडीशन यहाँ इसमें डालेंगे तो ये रिवर्स बायसिंग हो जाएगा, लेकिन ये फॉरवर्ड बायसिंग हो जाएगा, तो हमारा करंट इधर हमारा मूव करेगा, स्टिल हमको यहाँ पे नहीं मिलेगा। बट अब देखते हैं ये दोनों में अगर इसको कनेक्ट कर देते हैं, इसके भी साथ कनेक्ट कर देते हैं और इसके भी साथ भी कनेक्ट कर देते हैं, तो हमारा दोनों क्या हो जाएगा रिवर्स बायसिंग हो जाएगा, क्योंकि दोनों हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हमारा रिवर्स बायसिंग होता है। यानी कि दोनों कट ऑफ हो गया, दोनों कंडक्ट नहीं करेगा। जैसे ये कंडक्ट नहीं करेगा तो हमारा मोशन इधर ना होगा बल्कि हमारा मोशन उधर हो जाएगा, यानी कि हमको तब जाके आउटपुट मिलेगा कब? जब ये दोनों कनेक्ट करेगा, यानी कि 1 × 1 हमको 1 देगा। तो ये इसका है हमको सेटिस्फाइड, ये जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है हमारे ट्रुथ टेबल को सर्टिफाइज करता है। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को लिख देंगे। इसका सिंबल से अगर लिखना चाहे तो एंड गेट का सिंबल तो दिख ही रहा है हमारा इस टाइप का। तो इसका अगर सिंबल हमारा पूछा हुआ नहीं है बट चाहो तो मेंशन करना है तो कर सकते हो, ठीक है। वो ऐसे है और ये है, ये हमारा वाई हो गया, ये 2 इनपुट है ए और एक इनपुट हमारा है बी, इस टाइप का। अगर एनालिटिकल डायग्राम बनाना है तो इसको भी एनालिटिकल डायग्राम भी बना सकते हैं, एनालिटिक है ना, एनालिटिकल सर्किट है वो भी बना सकते हो, यानी कि इसमें डायोड का कोई रोल नहीं। सिंपली अब ऐसे बना सकते हैं कि 2 सर्किट है, एक यहाँ पे 2 वैल्यू है, एक ए है और 2 इनपुट में से एक बी है, ठीक है, एक हमारा बी है और ऐसे यहाँ पे लगा दिए। इसको हम लोग यहाँ पे क्या किए, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए, ठीक है, यानी कि सिग्नल से कनेक्ट कर दिया। और यहाँ पे हम लोग एक बल्ब लगा दिए, यानी कि इसको हम लोग वाई के रूप में ले लेते हैं। अगर इस फिगर के अनुसार हम देखा जाए तो यहाँ पे क्या पता चलता है कि दोनों अगर ओपन है तो भी यहाँ पे हमको बल्ब नहीं जलेगा, यानी करंट फ्लो ही नहीं होगा। कोई एक है ओपन है तो भी नहीं जलेगा, अगर ये ओपन है तो ये क्लोज है तो भी नहीं जलेगा, ये क्लोज ओपन है ये क्लोज है तो भी नहीं जलेगा। दोनों को होना ज़रूरी है, तो इस हिसाब से ये भी हमारा सेटिस्फाइड होगा। हालांकि ये हमारा एनालिटिकल सर्किट है, यानी कि इसमें कोई डायोड का रोल नहीं है। असल जो सर्किट है हमारा डायोड से जो हमारा लॉजिक सर्किट बनता है वो ये चीज़ है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही छोटा बनेगा बट अगर वायर को यूज़ करेंगे तो ये बड़ा बन जाएगा। आजकल हम लोग को जो मॉडर्न ज़माना है उसमें से हमको छोटा से छोटा एलिमेंट को यूज़ करते हैं ताकि हमको कम से कम हल्का हो और ये पोर्टेबल हो, इसीलिए इस चीज़ को यूज़ किया जाता है डायोड का। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम हो गया एंड गेट का, ठीक है। आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट भी बनाना है तो आप इस चीज़ को यहाँ पे नोट कर लीजिए। ट्रुथ टेबल भी बनाना है तो वेरीफाई करने के लिए ये भी आप बना सकते हैं और भी बेहतर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इस ग्रुप सी का लास्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स इस ग्रुप सी का सबसे लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 34, ये पूछ रहा था फंक्शन लिखना। दो हमारा कम्युनिकेशन चैनल का जो 2 एलिमेंट्स है ट्रांसमीटर और रिसीवर, उन दोनों का फंक्शन लिखना है। तो यहाँ पे वर्ड से ही पता चल जा रहा है कि ट्रांसमीटर में क्या है, वैसा डिवाइस है जो हमारा क्या करता है, हमारा मैसेज सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, ठीक है। और रिसीवर क्या है, जो रिसीव करता है। यही 2 फंक्शन लिखना है और 2 फंक्शन हम लोग लिख दिए हैं। क्या होता है इससे पहले हम लोग जानते हैं कि कम्युनिकेशन चैनल का 3 हमारा एसेंशियल कंपोनेंट है और प्रीवियस वीडियो में इस चीज़ को हम बता चुके हैं। कम्युनिकेशन चैनल में क्या होता है, एक हमारा होता है ट्रांसमीटर, एक होता है ट्रांसमीटर होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, हम वर्ड को हमारा ट्रांसमिट कर देते हैं। जैसे हम हेलो, यहाँ से हम एक मैसेज किए हेलो, तो मोबाइल में क्या वो एक ट्रांसमीटर का काम किया और ये हमारा वर्ड को क्या रिसीव करके वो दूसरे सूटेबल फॉर्म में कर दिया, ऐसा फॉर्म में चैनल कर, ताकि यहाँ से ये प्रोपागेट कर सके इस किसी चैनल के द्वारा। ये यहाँ से जाके कुछ जहाँ पे हमको भेजना है, अगर हम मैसेज कर रहे हैं हेलो, अब आपके पास मान लिया आपके पास फ़ोन लगाएं तो आपके पास भी हेलो ही सुनाई देगा, बट क्या हेलो हेलो करते हुए जाता है, नहीं, ऐसा नहीं है। वो एक क्या होता है, एक खास सूटेबल फॉर्म में वो कन्वर्ट होकर दूसरे पास जाता है, फिर वो रिसीवर के पास जाता है। रिसीवर क्या करता है, उस चीज़ को वो रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद वो जिस फॉर्म में था वापस उसी फॉर्म में ला के और फिर हमारा जो यूजर है उसको वो दे देता है, ठीक है। तो ट्रांसमीटर क्या करता है, ये हमारे से वेव को यहाँ से ट्रांसमिट करता है, ये दे देता है कम्युनिकेशन चैनल को दे देता है, ठीक है ना, कम्युनिकेशन चैनल को दे देता है। और ये फिर ये जो हमारा ट्रांसमिटेड वेव जो भी ये आउटपुट दिया
वो क्या करेगा, फिर से वो हमारा एक रिसीवर है, वो रिसीव करके उसको जो उस ओरिजिनल फॉर्म है उस फॉर्म में कन्वर्ट करके वापस उस यूजर को दे देता है। तो यही दो चीज़ है, इसके बारे में हमको दोनों को फंक्शन लिखना है। तो इसका फंक्शन क्या है, इसको सुटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके चैनल को दे देना, और चैनल से जो आउटपुट निकला वो रिसीव करके वो फिर वापस रिसीवर का काम है कि वो वापस उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, यही दो चीज़ का हम लोग फंक्शन लिखते हैं। तो ये ट्रांसमीटर कन्वर्ट्स द मैसेज सिग्नल, ये क्या करता है, जो मैसेज सिग्नल को कन्वर्ट कर देता है इनटू ए सुटेबल फॉर्म, वह ऐसा फॉर्म में करता है ताकि यहाँ से वहाँ पे प्रोपोगेट करता है। ये कौन सा सुटेबल फॉर्म है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी स्पीड तो हम लोग जान ही रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। ठीक है, इसीलिए अगर हम यहाँ एक बार हेलो बोलते हैं तो यहाँ पे हम अमेरिका और ये जापान तुरंत पहुँच जाता है। ठीक है, खैर जो भी है वो सुटेबल फॉर्म में ट्रांसमिट करके, तो उसके बाद क्या आता है, अब इसको क्या करते हैं, फिर ट्रांसमिट इट थ्रू द सम सुटेबल कम्युनिकेशन चैनल, और ये कुछ खास कम्युनिकेशन चैनल के द्वारा ये ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो इसका यही फंक्शन है। रिसीवर का क्या फंक्शन है, जो वो हमारे यहाँ से जो आउटपुट निकलेगा, चैनल द्वारा, कम्युनिकेशन चैनल द्वारा, उसको क्या करेगा, पिक्सअप करके उसको उठा के चून करके वो रख लेगा। ठीक है, उसके बाद उस सिग्नल को एट द चैनल आउटपुट, ये चैनल आउटपुट है, उसको रिसीव कर लेगा। उसके बाद क्या करेगा, प्रोसेस इट टू रिप्रोड्यूस, वापस फिर उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जिस फॉर्म में हम यहाँ से मैसेज किए थे। ठीक है, या फिर जो ट्रांसमिट जिस फॉर्म में किए थे उस फॉर्म में फिर वो कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, मैसेज इन द सुटेबल फॉर्म, जो सुटेबल फॉर्म है उसी में इसको कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ नया नहीं है, और इसका दो फंक्शन है। आप दोनों इस चीज़ को लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, और ये ग्रुप सी का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, अगले वीडियो में ग्रुप डी का हम लेके आएंगे, तब तक आप वेट कीजिए, और अगले ही वीडियो में जल्द ही आप इसको ग्रुप डी का हम लोग सोल्यूशन देखें। तब तक के लिए थैंक यू।